स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग का अब लाइफ इंश्योरेंस से करना बाकी है। चलो चालू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस में अपन ने पढ़ा था दो चीज़ें होती है, एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी एक प्री डिटरमाइन अमाउंट उसके जो लीगल हायर्स मतलब उसके जो बच्चे और होते हैं जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है उसको वो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है। उसके अगेंस्ट में जो इंश्योरर होता है उसको हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि लाइफ को बोलते ना अमाउंट में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। स्टिल लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरर खुद अपनी वैल्यू कीमत बताता है और अपने हिसाब से प्रीमियम भरता जाता है ताकि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली के पास कुछ अमाउंट आए, तो इसको अपन बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। If the death is not unnatural, the insurance company has to give the full amount as per the contract to the hire of the deceased. ऐसा बोल रहे हैं कि अगर डेथ जो है ना वो नेचुरली हुई है तो आप लोगों को उसको फुल अमाउंट देनी ही पड़ती है। अननेचुरल डेथ है, नॉट अननेचुरल मतलब अननेचुरल डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ है तो उसको आपको पूरा अमाउंट देना पड़ता है, वरना आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं जनरल इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योरर होता है ना, इंश्योरर और इंश्योरर आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट देता है। कब, एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा अमाउंट देता है कौन, जो इंश्योरर होता है वो आपको इंश्योरी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद पैसा दे देता है। यहाँ पे मरने के बाद पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे एक फिक्स टेन्योर ख़त्म होने के बाद पैसा मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस। ठीक है, आगे आते हैं जनरल इंश्योरेंसेस पे। जनरल इंश्योरेंसेस में अपन को तीन देखने हैं मेन, क्या क्या है। एक तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर जनरल इंश्योरेंस। गुड ट्रांसपोर्टेशन में अपन ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स को यहाँ से वहाँ भेजना। जब गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजा जाता है तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, राइट। भाई अपन पानी में भेज रहे हैं तो पानी, भाई बोट ख़राब हो जाए, बोट सिंक हो जाए, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो उन सारे रिस्क को कवर करने के लिए गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होता है। उसमें सबसे पहले आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू द सी रूट इज़ वेरी इकोनॉमिकल बट इट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की एंड स्लो। In 18th century, most of the international trade used to take place via sea route. Hence, it is very ancient and widely used for the insurance. Lloyd's in London was the first to start marine insurance. This company has maintained its image of loyalty for more than 325 years. ऐसा बोल रहे हैं कि मरीन इंश्योरेंस बहुत पुराना और बहुत इकोनॉमिकल मेथड है बट थोड़ी स्लो मेथड है, और मरीन इंश्योरेंस में रिस्क भी बहुत है। ये जब पहले के टाइम पे ट्रेन्स और नहीं हुआ करती थी तब अपन के टाइम मरीन इंश्योरेंस यूज़ किया जाता था, मरीन के थ्रू, सी के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन किए जाते थे। तो ऐसा बोले मरीन इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो 325 ईयर्स पुराना है और उसने अभी तक अपनी लॉयल्टी मतलब अपना जो भरोसा है वो लोगों में बना के रखा है। आगे आते हैं एयर इंश्योरेंस। विद द एडवेंट ऑफ 19th century, the movement of goods through air commenced, which also led to beginning of an air insurance. Air transportation is too costly and risky, hence highly valuable and lightweight goods are transported by air. The premium for the air insurance is much higher than marine and rail. क्या बोल रहे हैं, 19th सेंचुरी के बाद तुम्हारे जो गुड्स है वो एयर, वाया एयर मतलब एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने लगे। फिर उसके बाद ऐसा बोला जाता है जैसे जैसे एयर के थ्रू जो गुड्स है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होने लगे उसके बाद एयर इंश्योरेंस भी आया। एयर इंश्योरेंस है ना थोड़ा महंगा है, क्यों, क्योंकि एयर में एक तो सबसे पहली बात वहाँ पे जो लाइट वेट वाले जो सामान होता है, जो प्रेशियस सामान होता है ना, वही तुम्हारे एयर इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं। तो हमेशा याद रखना जो सामान महंगा है ना उसका इंश्योरेंस भी महंगा ही होगा, इसीलिए एयर इंश्योरेंस तुम्हारे मरीन और रेल इंश्योरेंस से कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगा होता है। आगे आते हैं रेल या रोड इंश्योरेंस। Land transits involve rail and road transits of goods. The most important form of risk involved is such as theft, dacoity. ऐसा बोल रहे हैं कि रोड में आपका थीफ मतलब चोरी वोरी हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे रिस्क को कवर करने के लिए अपने रेल एंड रोड इंश्योरेंस होते हैं। तो अपन ने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तीन हो गए, मरीन, एयर, रेल एंड रोड इंश्योरेंस। अब आते हैं अपन फायर इंश्योरेंस पे। फायर इंश्योरेंस मतलब जब आप लोगों के प्रीमाइसेस या प्रॉपर्टी में फायर लग जाती है तो उसके अगेंस्ट में जब आप लोगों को इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसको अपन फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में फायर इंश्योरेंस होता है उसके लिए आप लोगों को पूरा पैसा मिल जाता है जब आपका फायर लगता है तब। ठीक है,
मोर ओवर फायर ऐसा बोलते हैं ना, खुद से नहीं लगा हुआ होना चाहिए, वो एक्सीडेंटली लगना चाहिए, वरना तो लोग खुद से फायर लगा देंगे और बोलेंगे अरे फायर लग गया, राइट। आगे आते हैं अदर जनरल इंश्योरेंस। द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस हैज ग्रो विद द टाइम एंड न्यू टाइप ऑफ इंश्योरेंस हैव कम इनटू एक्सिस्टेंस। इंश्योरेंस ऑफ वॉइस फॉर अ सिंगल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव compensation because of the use of vehicles to other, insurance for labor compensation in case of accident, insurance for laborers, employee insurance, students insurance to protect general and social damage, medical insurance to compensate for the medical treatment, insurance against loss caused due to closure of a business unit, insurance against loss due to fraudulent activities by employees to employer, insurance against cancellation or postponement of any entertainment program, sports event either due to natural or man-made risk are some of the type of insurances। ऐसे बोल रहे आज के टाइम पे नए नए टाइप के इंश्योरेंस निकल रहे हैं। कोई एक तो होता है कि भाई ये वॉइस ऑफ सिंगर लता मंगेशकर के वॉइस का भी इंश्योरेंस है, ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तुम लोगों ने अभी ऐड देखा होगा, पता है वो एक है ना, वो है ना, एक कार वाला एक बाइक वाले को टक्कर मार देता है, उसके बाद पुलिस वाला आके बोलता है बताओ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब सामने वाले का आप इंश्योरेंस करवाते हैं कि मेरे से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको मेरे को इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, तो उसका जो इंश्योरेंस अपन करवाते हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। उसके बाद लेबर का इंश्योरेंस होता है, आपके एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है, स्टूडेंट्स का इंश्योरेंस होता है, बिजनेस क्लोज होने का इंश्योरेंस होता है। बड़ी बड़ी जो है ना वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, हो सकता है वो इवेंट क्लोज हो जाए या फिर कोई फ्लड आ जाए और उस वजह से आपका इवेंट नहीं हो पाएगा। सोचो 10-10 करोड़ खर्च हुए, आपका इवेंट नहीं हो पाए, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो इस तरह से आज के टाइम पे नए नए टाइप के क्या आ चुके हैं, जनरल इंश्योरेंसेस आ चुके हैं। आते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पे। पहले के टाइम पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल में था, धीरे धीरे अब इंश्योरेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास भी जाने लगा है, ठीक है। Insurance was initiated by private sector in India. As India was a British colony, many foreign insurance companies started insurance business in India as they were blamed for practicing illegitimate business practices on 19 January 1950 through an ordinance. Life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. Thus, monopoly of life insurance company was established. General insurance was introduced by Britishers in India. Periodical controls were imposed on general insurance as well as it has continued after independence. On 1st January 1973, the general insurance business was nationalized on the basis of General Insurance Business Act of 1952. To analyze and appraise the work of the insurance company, a committee was appointed. It accompanied the joint business by foreign insurance with the Indian counterparts. Insurance Regulatory and Development Authority was set up in 1990 to support it. ऐसा बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही है ना, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में इतना कभी रहा ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि अपन के टाइम इंश्योरेंस है ना, जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे आया, तो उस टाइम से ही है ना प्राइवेट लोगों के हाथ में इंश्योरेंस रहा है। हुआ क्या ना, गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारी फॉल्स प्रैक्टिसेस दिखी, मतलब ये जो प्राइवेट वाले लोग हैं ना इंश्योरेंस में बहुत सारी फॉल्स प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो उस वजह से इंश्योरेंस को एक नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर उसको लेके आ गए और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के हिसाब से ही अब आप लोगों को चलना होगा, उसके बिना अगर वो एक्ट की जो कंडीशन है उसको आप फुलफिल नहीं करते तो आप इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकते। मोर ओवर बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो अपने इंश्योरेंस से बोलते हैं ना, इंश्योरेंस में जो फ्रॉड होते हैं ना उससे अपन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करवाते हैं। उसमें से एक इंस्टीट्यूशन थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है वो समझते हैं। This is a supreme autonomous and legal institution which manages the regulatory and development activity in the field of insurance. ये एक सुप्रीम ऑटोनोमस मतलब ये इंडिपेंडेंट और अथॉरिटी है जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। अगर कोई भी फ्रॉड होता है, अगर कोई भी दिक्कत होती है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, तो वो कौन हैंडल करता है, वो IRDA हैंडल करता है। IRDA का जो एक्ट है वो 1999 में बना था, जिस वजह से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलके यहाँ पे क्या कर सकते थे, अपना बिजनेस कर सकते थे। पहले जो फॉरेन कंपनी है ना जो इंश्योरेंस में 26% ही हिस्सा ले सकती थी, बट 2015 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 49% बढ़ा दिया गया इन इंश्योरेंस कंपनीज। फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनी अप टू 49%। द मेन ऑब्जेक्टिव, IRDA के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी होल्डर्स को बहुत सारी चॉइसेस मिले, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हो जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है उसके बीच में, जो अपना इकोनॉमी का जो रिसोर्स है वो अच्छे से मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और अगर किसी को कोई कंप्लेन है इंश्योरेंस के रिलेटेड तो उसके जो रिड्रेसल मतलब उसको सॉल्व करने का जो बोलते हैं ना काम करता था वो IRDA करता था। तो IRDA के ये सारे रूल्स थे। तो ये अपन लोगों का यहाँ तक ख़त्म हुआ। कल अपन लोग पोस्टल सर्विसेज करेंगे और उसके बाद अपन लोग गोडाउन वेयर हाउस करेंगे। अपना 2 दिन का ये चैप्टर बाकी है।